किसान आंदोलन सड़कों पे साफ तौर से आप देख सकते हैं। इस बीच में समाजवादी पार्टी सड़कों पर भी उतरी है। समाजवादी पार्टी के आज विधायक, दिग्गज विधायक कह सकते हैं, जो लगातार 3 बार से विधायक रहे हैं, और साफ तौर से जिस प्रकार से योगी सरकार 2017 में बिल्कुल मोदी की लहर में बना रहे, उस दौरान भी समाजवादी पार्टी को सीट को बचाए रखने में सफल रहे नरेंद्र सिंह वर्मा जी। ऐसे विधायक हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, जिस प्रकार से लगातार योगी सरकार ये कह रही है किसानों के लिए वो जमीन पर उतर रही है, अपनी योजनाओं को लेके जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी वो भी जमीन पर उतरी हुई है। क्या हकीकत है? क्या किसानों तक वो योजनाएं पहुंच रही हैं या सिर्फ ढकोसला है? देखिए भैया, इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा इशू है जो पूरे देश में किसान आंदोलित हैं। सबसे बड़ा इशू वो है उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जो एमएसपी पर धान की खरीद होनी चाहिए न्यूनतम मूल्य पर 1866 रुपये पर, वो खरीद नहीं हो पा रही है। लेवी सेंटरों पर किसान अपने ट्रैक्टर ट्राली से महीनों तक इंतजार कर रहे हैं अपनी तौल को लेकर के, और एमएसपी पर तौल नहीं हो पा रही। किसान तबाह है, ज़मीन पर काम नहीं हो पा रहा है, केवल कागजों पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में सरकार की तरफ से विज्ञापन आ रहे हैं, लेकिन किसान बहुत परेशान है और किसान बर्बाद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो भुगतान है वो मैंने स्वयं किया है। उस बात का दावा करते हैं किसानों को हितकारी है, किसानों के लिए लाभदायक, और किसानों को भुगतान जो हुआ मैंने स्वयं किया है। ऐसे में आप कैसे कर सकते हैं कि भुगतान नहीं हो रहा है? देखिए, हम पहले गन्ना पर आते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष का 3500 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य आज भी बाकी है। इस वित्तीय वर्ष का 3000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बाकी है। 6500 करोड़ रुपया पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का मिलों के ऊपर बाकी है। विगत 4 वर्षों में गन्ने का मूल्य 10 रुपये प्रति कुंटल बढ़ा, जबकि खेती में प्रयोग होने वाली चीज़ें जैसे डीजल, खाद, डीएपी अभी 1 अक्टूबर को 50 रुपये प्रति कुंटल बढ़ा दी गई। एनपीके 1 अक्टूबर को 75 रुपये प्रति कुंटल बढ़ा दी गई। डीजल का भाव आसमान छू रहा है। बीज, कीटनाशक के भाव आसमान छू रहे हैं। बिजली महंगी हो गई है। पलाली जलाने के नाम पर किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनसे जुर्माना लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत आवारा पशुओं से है। जंगल के किनारे चाहे वो हाथी हो, आपका सुअर हो, या पूरे प्लेन में चाहे वो सांड हो, नीलगाय हो, आवारा गाय हो, इससे किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। पूरे प्रदेश में अरबों रुपए के कटीले तार किसानों ने अपने खेतों को बैरिकेड करके लगवाए हैं, उसके बाद भी उनकी फसलों का नुकसान हो रहा है। बिजली के बारे में, जिससे बिजली का मूल्य बढ़ गया। पहले किसानों को 66,000 रुपये ट्यूबवेल पर छूट मिलती थी बिजली का कनेक्शन करने में, वो 1 वर्ष से छूट नहीं मिल पा रही। छूट के कनेक्शन 2-3 साल लंबित पड़े, उनके कनेक्शन ट्यूबवेल नहीं हो पा रहे हैं। किसान परेशान है। किसान की उपज का मूल्य उसको नहीं मिल पा रहा है। उसका दाम भी सस्ता है, उसका गन्ने का मूल्य भी नहीं बढ़ाया गया है। आपका जो ये मक्का है, मक्का का भी रेट गिरा हुआ है, गेहूं का रेट भी गिर गया है, तो किसान भैया परेशान है बहुत ज़्यादा। आप पूर्व में सपा सरकार में गन्ना मंत्री रहे हैं। वर्तमान समय में गन्ना मंत्री सुरेश राणा हैं, जिनका साफ तौर से एक कहना है कि जो गन्ना का भुगतान है वो सपा सरकार में भी नहीं होता था, बल्कि हम जब सरकार में आए तो हमने भुगतान जो किया वो बढ़ा के किया है। कितनी इसमें सच्चाई आपके नज़रिए से, क्योंकि आप खुद मंत्री रहे हैं इस विभाग के? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जब हमारी सरकार थी तो गन्ने का मूल्य, जो चीनी का रेट था, वो 22 रुपये प्रति किलो तक आ गया था। बहुत सस्ती हो गई चीनी। वर्तमान सरकार में चीनी जो है 31-32 रुपये किलो से नीचे नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, जब गन्ने का उत्पादन बढ़ा तो भुगतान ज़्यादा होगा ही। हाँ, उन्होंने अगर गन्ने का रेट बढ़ाया हो, विगत 4 वर्षों में गन्ने का रेट केवल 10 रुपये प्रति कुंटल अभी तक बढ़ाया गया है। हमारी सरकार में 5 वर्षों में गन्ने का रेट 2012 में बढ़ा था 40 रुपये प्रति कुंटल, और जब मैं गन्ना मंत्री था 2016 में, तो मैंने बढ़ाया था 25 रुपये प्रति कुंटल। माने 5 वर्षों में हमने गन्ना का मूल्य बढ़ाया था 65 रुपये। हमारी सरकार ने, माननीय अखिलेश जी ने बढ़ाया था 65 रुपये प्रति कुंटल। वर्तमान सरकार में 4 वर्षों में गन्ने का मूल्य बढ़ा केवल 10 रुपये कुंटल। जो उत्पादन बढ़ा है, इस कारण भुगतान बढ़ा है। जिस प्रकार से देखा जाए, योगी सरकार तमाम योजनाएं लेके आई है और विकास कार्यों को उन्होंने इन्वेस्टर सबमिट किया है, तमाम ओडीओपी किया है, योजनाएं लेके आई हैं, वो जमीनी स्तर पे उनके अकॉर्डिंग उतरती जा रही हैं। लगातार जो आम आदमी है वो खुश हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आम नागरिक जो है सपा सरकार के मुकाबले योगी सरकार से खुश है? जी बिल्कुल नहीं खुश है। देखिए, हर चीज़ का निजीकरण हो रहा है। वर्तमान सरकार ने 51 पॉलिटेक्निक प्राइवेट हाथों को सौंप दिए, 40 आईटीआई प्राइवेट हाथों को सौंप दिए,
दिल्ली सरकार ने भारत सरकार के कई उपक्रमों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। जब प्राइवेट हाथों में हमारे उपक्रम चले जाएंगे, स्कूल चले जाएंगे, अस्पताल चले जाएंगे, रेल चली जाएगी, जहाज चला जाएगा, तो स्वाभाविक है वहाँ पर महंगा रेट देना होगा। जैसे MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में 1 वर्ष की फीस 50,000 के अंदर है और प्राइवेट कॉलेज में वही 17 लाख रुपये प्रतिवर्ष है। BTC में आप जाइए, सरकारी डाइट पर फीस है 4800 प्रतिवर्ष और प्राइवेट में वो फीस जाएगी लगभग 60,000 रुपये प्रतिवर्ष। पॉलीटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज में फीस है 18,000 रुपये प्रतिवर्ष, 12 प्रतिवर्ष, और प्राइवेट में 60,000 है। यही BTech में है, यही MTech में है, BBA में, MBA में। तो हमारा जब बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, या अस्पतालों में जिससे है, लोग आते हैं जनप्रतिनिधियों के पास, भैया मेडिकल कॉलेज PGI लोहेम को दिखा दो, कोई हमसे आज तक ये कह नहीं आया कि साहब मेदांता या अपोलो को दिखा दो, क्योंकि वहाँ रेट ज़्यादा हो। तो 5 स्टार कल्चर के अस्पताल हैं, तो वहाँ तो आदमी जिसका पैसा खुद चला जाएगा। गरीब आदमी चाहता है कि सरकारी अस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में हमारा मरीज भर्ती हो जाए, हमारा बच्चा पढ़ जाए, कम पैसे में उसको पढ़वा लेंगे। लेकिन सरकार निजीकरण कर रही है। इससे चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे आम नागरिक हो, वो खुश नहीं है। एक अहम सवाल ये है कि जिस प्रकार से जो विपक्ष के विधायक हैं वो तो विपक्ष के साथ हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक हैं, इस बीच में देखा गया है तमाम सत्ता पक्ष के विधायक भी सत्ता से नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे भारदोई की बात करें या अदर विधायक पद के, या फिर कुछ वर्ष 1 वर्ष पूर्व विधानसभा में 2019 में ही पूरे 200 विधायक BJP के नाराज थे। इसको आप अपने विधानसभा सत्र में जब देखते हैं, सदन में देखते हैं, तो ये नाराजगी क्यों लगती है? क्यों उसके बनाने के लिए बार बार सरकार को आना पड़ता है? क्यों ये चीज़ें सामने से निकल के आती हैं? बतौर विधायक आपको क्या लगता है? देखिए, विधायक चाहे विपक्ष के हो चाहे सत्ता पक्ष के हो, वो आम जनता से जुड़े होते हैं, अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को लेकर के। और सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जब जनता उत्पीड़ित की जाती है, तो निश्चित तौर पर एक आम नागरिक अपने जनप्रतिनिधि के पास जाता है कि साहब दरोगा हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, तहसील से हम परेशान हैं, ब्लॉक से परेशान, नगर निगम से परेशान है। तो वहाँ पर जब जनप्रतिनिधि की बात सुनी नहीं जाती है, तो अपने को उपेक्षित, अपमानित महसूस करता है और आम जनता उससे नाराज होती है कि हमारी जायज़ बात विधायक जी हल नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए विधायक परेशान है। अब जैसे 2 चीज़ें हैं, पिछले साल आपने विधायक ने शून्य कर दी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विज्ञापन में आप खरबों रुपये खर्चा कर रहे हैं। हम एज MLA 1 वर्ष में 25 लाख रुपए तक अपने क्षेत्र के मरीजों को हम दवा में पैसा दे सकते थे, हम दैवीय आपदा में पैसा दे सकते थे, हम स्कूलों में वाटर कूलर, सौर ऊर्जा, नाली, खड़ंजा, पब्लिक बिल पुलिया बना सकते थे। अब हमको नल मिलते थे, पहले नल का रिबोर होता था, अब न नल हम कहीं दे सकते हैं, न रिबोर दे सकते हैं। तो आम नागरिक जब आता है कि भैया नल खराब है, हमको रिबोर कराने का अधिकार नहीं है, नया नल लगना हमको अधिकार नहीं है। या कोई मरीज आया कि साहब हमारे बच्चे को हार्ट का ऑपरेशन होना है, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में, प्रधानमंत्री विवेकाधीन कोष में पैसा मिलने में महीनों महीने लग जाते हैं, लेकिन MLA MLC के कोष में DM को पत्र भेजो, जिले पर कमेटी है, विदिन 1 वीक पैसा डिलीवर हो जाता था और मरीज का इलाज होता था। तो ये दिक्कतें हैं। देखिए, सत्ता पक्ष लगातार जिस प्रकार से देखा जाए तो आप विपक्ष में रहे हैं, सत्ता पक्ष हावी होने के बाद ये देखा गया जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे विधायक हों या फिर खुद अखिलेश यादव हों, तमाम के नेता हों, उन सब पे एक नज़र देखा गया, उनके ऊपर कार्रवाई की गई। ऐसी कार्रवाई आपके ऊपर भी कई बार देखी गई है। क्या लगता है आपको, क्यों ऐसी कार्रवाई होती है विपक्ष पर सत्ता पक्ष के द्वारा? देखिए, विपक्ष तो एक अलग चीज़ हो गई, सत्ता अलग हो गई। कोरोना काल के महीने में, जून के महीने में केंद्र सरकार 3 बिल लाई कृषि से संबंधित और 4 बिल लाई श्रमिकों से संबंधित। आज पूरे देश का किसान आंदोलित है और जो आंदोलन है वो पूरी देश और पूरी दुनिया देख रही है। हम प्रतिपक्ष के हैं, सरकार राजनीतिक कारणों से हमसे नाराज हो सकती है, लेकिन दिल्ली में या पूरे देश में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसी दल के तो नहीं है। अगर उन्होंने आपको मैंडेट न दिया होता, आपको बहुमत न दिया होता, तो आपकी सरकार नहीं बनती। आज उन किसानों की जायज़ मांगों को नहीं माना जा रहा। सड़क खोद दी गई, बैरिकेटिंग कर दिया गया, कटीले तार लगा दिए गए, उनको राजधानी जाने से रोका जा रहा। वो दिल्ली जा कर के सत्ता से, सरकार से यही तो बात करना चाहते थे और चाहते हैं कि साहब आप जो 3 कृषि कानून लाए हैं, ये किसानों के लिए निजीकरण का एक पूरा शुरुआत है। आप MSP अनिवार्य नहीं कर रहे हो, MSP कानूनी जमा नहीं दे रहे हो, आप 3/7 खत्म कर दिए हो, कालाबाजारी होगी, आप बाहर मंडियाँ खरीदी जाए, बाहर कोई लाइसेंसी बगैर लाइसेंसी खरीदेगा, अंदर लाइसेंसी होगा, बाहर टैक्स नहीं होगा, अंदर टैक्स होगा। तो स्वाभाविक है
वो मंडियां जब खत्म हो जाएंगी तो भी निजीकरण की एक प्रक्रिया है। आप कांटेक्ट की खेती की बात कर रहे हो, तमाम ऐसे उदाहरण हैं पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात में कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने आलू टमाटर खरीदने के लिए किसानों को कहा, और जब हमारा उत्पाद सस्ता होगा किसान का तो उन्होंने नहीं खरीदा, जब महंगा हो गया तो उन्होंने खरीद लिया। फैसला हमारा और कॉन्ट्रैक्टर का होगा, एसडीएम करेंगे, डीएम करेंगे। एसडीएम किसान की नापी तो करा नहीं पाते हैं, उत्तराधिकार, दाखिल खारिज और गन्ने के सट्टा बनना वो तो कर नहीं पाते हैं, तो कैसे किसान विश्वास करे? दिक्कत है किसान और सरकार के बीच में विश्वास की। किसान के विश्वास की बात आपने की, किसान के विश्वास में इतनी शक्ति नहीं रही कि आपने ही आज फेसबुक पे मैंने देखा कि आज मैंने रिसर्च करा तो देखा कि आपने एक बड़े नेता की बात की है जिसने फांसी लगा ली और उसने अपना एक पत्र जारी किया। उस पत्र में क्या था, आपकी भावनाएं आपके, क्योंकि आप किसानों के मुद्दे जुड़े रहे, आप खुद प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पे, तो इसमें क्या आपकी भावना नजर आती है? देखिए, कोई व्यक्ति जब पीड़ित होगा, प्रताड़ित होगा और जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखेगा तब वो आत्महत्या करता है। चाहे किसान हो, अगर उसका खेत में फसल नष्ट हो गई और कर्जे से लदा हुआ है, चाहे बेरोजगार नौजवान हो, या चाहे बैंक से या महाजन से कर्जा लिए हुए व्यापारी हो, या कोई मरीज हो, जब उसकी दवाई से रास्ता ठीक नहीं होता है, पैसा नहीं है, किसान को अपने बच्चों को पेट पालने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बेटी की शादी करने के लिए, या कर्जा वापस से पैसा नहीं होता है, ये यार व्यापारी पर है। तो जो वो संत हैं, गुरुद्वारे के ग्रंथी शायद हैं, मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। होता क्या, जब हमें सब दरवाजे बंद मिलते हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं होता है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता है, तब व्यक्ति मरने मारने पा जाता है। तो किसी को मारने के बजाय उन्होंने अपने को मार लिया। हमारी निगाह में तो किसान के लिए शहीद हुए हैं, और ये शहादत किसान बहुत समय तक याद रखेंगे। सरकार को झुक करके किसानों से बात करनी चाहिए और किसानों की मांगों को मानना चाहिए। भाई, सरकार किसके लिए होती है? जनता सरकार बनाती है और सरकार जनता के लिए होती है। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार को अपना आड़ियल रवैया छोड़ करके किसानों की समस्याओं को मानना चाहिए और देश को निजीकरण नहीं करना चाहिए देश का। 2022 को देखते हुए नरेंद्र कुमार वर्मा किन मुद्दों को लेके विधानसभा में फिर से उतरेंगे? क्योंकि लगातार वो 6 बार विधायक रहे हैं, 7वीं बार की तैयारी अब सामने आ गई, क्योंकि लगातार अगला 1 साल बचा है जो कि तैयारी का समय देखा जाता है 1 साल हमेशा। तो अपने आप को विधायक नरेंद्र कुमार वर्मा महबूबाबाद में किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, महमूदाबाद की महान जनता ने मुझे 6 बार एमएलए बनाया। हम निजीकरण का 100% विरोध कर रहे हैं और हमारी जनता कर रही है कि नौजवानों को रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां मिले, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम मिले, या स्वयं को उनको रोजगार मिले, ऐसा हमारा प्रयास है। किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, डीजल, खाद और कृषि यंत्र और बीज उसे सस्ते मिले, उसे सस्ती बिजली मिले, इस पर हम संघर्षरत हैं। विकास कार्य जो हमारे क्षेत्र में अधूरे पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए हम प्रयासरत हैं। महंगाई सुरसा से मुबाएं खड़ी हुई है, उस पर भी हम संवाद कर रहे हैं अपनी जनता के बीच में। और सबसे बड़ा दिक्कत है इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की। सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब है, जबकि आप जान रहे हैं, अखबार में आ रहा है, टेलीविजन में आ रहा है, रेडियो में आ रहा है, आप कोई खोलो, सुबह अखबार पढ़ो, नाबालिग का साथ रेप, उसकी हत्या, फिरौती, अपहरण, हत्या, लूट, ये आए दिन पूरे प्रदेश का हो गया है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था भी फेल है। हम निश्चित तौर पर महमूदाबाद की जनता के बीच में लगातार संपर्क में हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, जन समस्याओं को उठा भी रहे हैं, और प्रशासनिक स्तर पर जो समस्याएं हम हल कर पा रहे हैं, हल करवाने भी प्रयास कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम 2022 में जीतेंगे और पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा हमारा प्रदेश की महान जनता पर विश्वास है। विधायक जी, एक अंतिम सवाल, आपके विरोधी आपके विधानसभा सीट पे जो चुनाव लड़ते हैं उनका साफ तौर से कहना रहता है कि पहले भी देखा गया है कि नरेंद्र कुमार वर्मा की तोती बोलती है उनकी विधानसभा में, क्या ऐसा सच है? हमारा विरोधी हमारे क्षेत्र में कोई है ही नहीं। हमारे क्षेत्र में इधर 3 बार जो चुनाव लड़े, 7 में कोई लड़ा, 12 में कोई लड़ा, 17 में कोई लड़ा, चुनाव लड़कर अपने घर चले जाते हैं। मैं लगातार अपने क्षेत्र में रहता हूँ, मैं हफ्ते में कम से कम 5 दिन महमूदाबाद क्षेत्र में रहता हूँ, तो निश्चित तौर पर महमूदाबाद की जनता के दिलों में राज करता हूँ। तूती तो उनकी बोलती है जो दबंग लोग होते हैं। जनता का स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, और जनता मुझे प्यार करती है और मैं भी जनता को प्यार करता हूँ।
उनके सुख दुख और उनकी पढ़ाई, उनकी दवाई, गरीब बच्चों की शादी में, दिव्यांगों की मदद में मैं लगातार लगा रहता हूँ। ये हमारी जीत का मूल मंत्र है। धन्यवाद बात करने के लिए। यूपी खबर के लिए आपने समय निकाला। साबतौर से विधायक का साबतौर से इस प्रकार से कहना है कि उनका क्षेत्र में जो विकास कार्य है, उनकी जो एक जनता से एक लगाव है, कि लगातार वो अपने क्षेत्र में बने रहते हैं और 5 दिन जो एक कह सकते हैं कि एक विधायक अपने क्षेत्र में बिताता हो, वो उसकी जीत क्यों न तय हो। जो विरोधी बोलते हैं वो बोलते रहेंगे, लेकिन उनकी जीत आने समय में तय है उनके मुताबिक। कैमरा पर्सन संजय के साथ आकाश यादव, यूपी खबर, लखनऊ।